डिफिकल्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा, आप लोग हिंदी समझ पा रहे कि नहीं, मैं जो बोलता हूं समझ पाते कि नहीं? हाँ, अगर पाते हैं तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं। आप लोग इतने सारे कमेंट के सर फिजिकल साइंस में कैसे पास होंगे, फिजिकल साइंस सब्जेक्ट में कैसे पास होंगे सर, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आज आप लोगों को इतने सारी चीज बताऊंगा कि आप लोग जो है फिजिकल साइंस जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उस दिन आपके फेस में एक अलग स्माइल होगा कि हाँ A2R क्लासेस ने सब कुछ बता दिया, अब तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो सब कुछ करके आया हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको 4 नंबर मिलने वाला है, 4 मार्क्स, तो 15 तो क्रॉस हो गया ना, क्या 15 चाहिए ना पास होने के लिए। 10 नंबर तो प्रोजेक्ट से मिलेगा आपको स्कूल की तरफ से, तो 15 और 10 कितना हो जाता है 25, पास होने के लिए कितना चाहिए 25 मार्क्स चाहिए आप लोगों को, है ना। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। अगर नोट्स को परचेज कर लेंगे तो आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, या पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आपको नहीं कहता हूं कि हमारे नोट्स को परचेज कीजिए, अगर आपको लगता है तो जरूर कीजिए, नहीं लगता है तो अगर आप इन वीडियोस के जरिए कर पाएंगे तो कर लीजिए, अच्छी बात है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इतने सारे कमेंट किए कि सर फिजिकल साइंस सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही हार्ड लगता है सर, इस सब्जेक्ट में कैसे पास होंगे, इस पर एक वीडियो बनाइए। हाउ टू पास इन फिजिकल साइंस सब्जेक्ट, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक। इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। टॉपर बनने वालों के लिए भी ये वीडियो है और पास करने वालों के लिए भी ये वीडियो है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हाउ टू पास इन फिजिकल साइंस, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले यहां पर देखिए, आप लोग किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर देख रहे हैं रेडिएशन नेम, देखिए यहां पर क्या है, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विवग्योर, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो। तो यहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से किसका रेडिएशन के लेंथ जो है, यानी रेडिएशन के वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है या सबसे ज्यादा है। तो यहां पर सबसे कम जो वेवलेंथ है वो जो है वो गामा रे है। कितना है, लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम, इतना है लगभग, ठीक है। अगर यहां पर आप लोग सही से नहीं देख पा रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए एक्सरे, इससे ज्यादा है वेवलेंथ का रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद यूवी रे का देखिए 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद विवग्योर है, विवग्योर का है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। और एग्जाम में पूछा जाता है कि विजिबल जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितने हैं, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम, ये है विजिबल लाइट के वेवलेंथ के रेंज। कभी कभी पूछा जाता है। और पूछा जाता है विवग्योर में सबसे कम 1 नंबर मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आए, मतलब यहां से आपको 1 मार्क मिल सकता है। नंबर आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। पास नंबर के लिए कितना चाहिए, 25 नंबर, 25 नंबर चाहिए ना, मैं आपको 15 इस वीडियो में दिलाने वाला हूं, ठीक है। तो एक तो ये यहां से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसके वेवलेंथ सबसे कम है, तो कम पूछा जाएगा तो आपको गामा रे अगर ऑप्शन में तो गामा होगा, एक्सरे अगर है तो वो होगा। ज्यादा पूछा जाएगा तो सीरीज में नीचे जैसे आएंगे ज्यादा होगा, ठीक है। विजिबल लाइट के वेवलेंथ कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। विवग्योर में पूछाते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 नंबर आपका और भी ऐड हो जाएगा कि विवग्योर में, यानी VIBGYOR में, इसमें जो है सबसे ज्यादा डेविएशन वाले कलर कौन है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट। सबसे कम डेविएशन कौन होता है, रेड। कभी कभी और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। सबसे कम किसका है, वायलेट का। जिसका वेवलेंथ कम है वो डेविएशन ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो डेविएशन कम होगा, ठीक है। यहां पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, देखिए चार्ज के यूनिट से पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 नंबर यहां से आपको मिलेगा पक्का, 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर ऐड कर लीजिए आप लोग। तो चार्ज के यूनिट अगर पूछा जाए तो कूलम, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट पूछा जाए तो एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट या वोल्टेज के यूनिट पूछा जाए तो वोल्ट, यानी कि V से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके भी यूनिट वोल्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके यूनिट जूल। और अगर पूछा जाए किलोवाट आवर किसके यूनिट है, ट्रू फॉल्स में कभी कभी आता है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर यानी पावर के यूनिट वाट, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम, और रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम मीटर, ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर सकते हैं, ये जो है न्यूमेरिकल में काम आएगा, है ना। यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। देखिए एलॉय कंपोनेंट्स, देखिए स्टेनलेस स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय है, FeCrNic से बना हुआ। इस तरह से पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील जो है किसका कंपोजिशन है, इसके कंपोनेंट का नाम बताइए, तो FeCrNic, या फिर MCQ में पूछा जाता है। इनवार FeNiC, Fe मतलब आयरन, निकल, कार्बन, ब्रास, कॉपर, जिंक, ब्रोंज, कॉपर, Sn यानी टीन, Zn यानी कि जिंक, जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर, जिंक एंड निकल, ड्रायलुमिन जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इसके बाद मैग्नीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 नंबर पक्का, 3 नंबर हो गया आप लोगों का। चलिए, अच्छा यहां पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ये जो है और से है, देखिए Fe का और क्या है, यानी आयरन का और क्या है, Fe2O3 यानी रेड हिमाटाइट। अगर पूछा है रेड हिमाटाइट से कौन सा जो है मेटल जो है एक्स्ट्रा किया जाता है, तो Fe यानी आयरन, ठीक है।
और Fe का और भी और है Fe3O4, ये है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, कभी फॉर्मूला ही पूछा जाता है, यानी यहां से एक नंबर पक्का एकदम आपको मिलेगा ही, ठीक है। कॉपर, कॉपर का और क्या है CuFeS2, कॉपर पायराइड, कॉपर का और भी और है, देखिए Cu2S जो है कॉपर ग्लैंस, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और क्या है, एल्यूमिनियम का और जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2, कभी फॉर्मूला पूछा जाता है Al2O3.2H2O। एल्यूमिनियम का और भी और है AlF3.3NaF, यह है क्रायोलाइट, ठीक है। जिंक, जिंक का और क्या है ZnS, जिसको जिंक ब्लेंड कहते हैं। जिंक का और भी और है ZnCO3, जो कि क्लैमाइन है, एग्जाम पूछा जाता है, क्लैमाइन का फॉर्मूला क्या है ZnO3। यहां से किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिंक का और क्या है ZnO3 भी होगा, ZnS भी होगा, ZnO भी होगा, ठीक है। जिंक का और ZnO भी होगा, इसका जो नाम है जिंक साइड है, इसको जिंक ऑक्साइड भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड। तो कभी मेटल लेकर के और पूछा जाएगा, कभी और लेकर के और दे करके पूछा जाएगा, इससे कौन सा मेटल एक्स्ट्रा किया जाता है, निकाला जा सकता है। तो आयरन का ये सब और हो गया, ये सब हो गया आपका कॉपर का, ये सब और हो गया आपका जो है एल्यूमिनियम का, ये सब और हो गया आपका जिंक का, यहां से एक नंबर आपको मिलेगा ही। तो आप लोग जो है एलॉय और अच्छी तरह से देख लीजिएगा और मिनरल देख लीजिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां से एक नंबर आपको मिलेगा। देखिए डायमंड का सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, 2000 से लेकर 2200 तक है। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट कभी पूछा जाता है, इसके अगर यूनिट पूछा जाए तो एक नंबर मिल ही जाएगा आपको। इसके यूनिट क्या है, वाट पर मीटर पर केल्विन। अगर कोई बोलता है कि इसके यूनिट होगा जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, तो ये भी राइट होगा, क्योंकि जूल पर सेकंड को कहा जाता है वाट, तो वाट पर मीटर पर केल्विन, ओके। तो इसके यूनिट भी कहीं पूछा जाता है। सिल्वर, इसका थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड से कम है, 429 है, ठीक है। कॉपर, कॉपर का है 398, गोल्ड, गोल्ड का है 315, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 310, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का 168, जिंक, जिंक का है 116। तो ऊपर से नीचे जैसे से आएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इनमें से किसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा पूछने से ऊपर वाला होगा, कम पूछने से नीचे वाला होगा। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, या कभी अरेंज करने देता है, या 4 ऑप्शन रहता है अरेंज किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां से एक नंबर आपको पक्का जो है मिलने वाला है। तो कितना नंबर हो गया, ऐड करते रहिए, 5 नंबर हो गया आई थिंक। अच्छा, यहां पर देखिए जो चैप्टर 4 से थर्मल फिनोमेना से है, अल्फा का फॉर्मूला बहुत कम पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, या फिर अल्फा बीटा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का रेशियो पूछा जाता है, तो 1:2:3 होगा, ठीक है। तो यहां से एक नंबर मिल सकता है, लेकिन गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज कि सॉलिड में 3 तरह का एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में 2 तरह का और गैस में 1 तरह का। ये क्यों होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सॉलिड में 2 रियल एंड अपैरेंट, और सॉलिड में लिक्विड में 2 रियल एंड अपैरेंट, और सॉलिड में जो 3 तरह का एक्सपेंशन होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। अब यहां पर आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, WBD KPL MH। WBD KPL MH ये क्या है, देखिए W फॉर वुड, B फॉर बायोगैस, D फॉर डीजल, K फॉर केरोसिन, P फॉर पेट्रोल, L फॉर LPG, M फॉर मीथेन, H फॉर हाइड्रोजन। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अगर ज्यादा पूछे तो इस सीरीज में जो लास्ट में है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, यानी मीथेन के हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा है, लास्ट में H है तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा। पहले कौन है, W मतलब क्या होता है, वुड, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम। तो इस सीरीज में जो लास्ट में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, और जो फर्स्ट में है पहले है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम। एग्जाम पूछा जाता है कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, LPG में किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो लास्ट में सीरीज में होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा। फिर से एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर अगर नहीं दिखता है मैं लिख देता हूं, यहाँ पर WBD KPL MH, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। लास्ट में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट कहीं पूछा जाता है तो किलो जूल पर केजी, अगर ये पूछा जाए तो एक नंबर तो पक्का आएगा ही। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मिलेगा चैप्टर 1 में, ओके। और आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के नाम से भी जाना जाता है, देख लीजिएगा उसको। यहां से एक नंबर मिल सकता है। देखिए क्या है, काशिफ नाथ का माली आलू जड़ा फीके पकाते हैं, कौन है, आगे आओ प्लीज, आगे आओ प्लीज, ओके। देखिए काशिफ का मतलब के मतलब क्या, पोटासियम, नाथ मतलब एनी यानी सोडियम, का मतलब सी यानी कैल्शियम, माली मतलब Mg यानी मैग्नीशियम, आलू मतलब Al यानी एल्यूमिनियम, ओके। जड़ा यानी Zn, फीके यानी Fe, पकाते यानी Pb, है यानी हाइड्रोजन, कौन यानी Cu, है यानी Hg, आगे यानी Ag, आओ यानी Au, प्लीज मतलब Pt। तो इस सीरीज में सबसे लास्ट में जो है
वो सबसे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। क्या है? लेस रिएक्टिव है। और जो फर्स्ट में है वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 मेटल दे देगा आप लोगों को, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस 4 मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो जो लास्ट में होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो फर्स्ट में होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो यहां से 1 नंबर मिल सकता है आपको, यहां से 1 नंबर मिल सकता है, गारंटी नहीं दे सकता हूं। और यहां पर एक चीज पूछा, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो गैर धाता है, नॉन मेटल है। तो वो होगा हाइड्रोजन। ठीक है। और इस सीरीज में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट का नाम है प्लैटिनम, सबसे फर्स्ट वाला का नाम है पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है वो पोटेशियम, सबसे कम प्लैटिनम। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर पूछा जाए तो आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका 2 मार्क्स तो कहीं जाने वाला नहीं है, आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट R इज इक्वल टू 2F फॉर प्रेक्सियल रेज। अगर R इज इक्वल टू 2F प्रूव करना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का क्या है? डबल होता है। तो ये प्रूव करने आ सकता है। अगर ये आ गया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पर I2 की जगह E भी हो सकता है एंगल। ओके, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने से 3 मार्क्स में आएगा। तो अगर ये आ गया तो 3 नंबर तो आपका पक्का। चलिए, अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही, ये लिख लीजिए आप लोग, 1 नंबर गारंटी आपको जो है मिलने वाला है यहां से। तो यहां पर क्या देखिए, लेविस डॉट डायग्राम या फिर स्ट्रक्चर। कभी लेविस डॉट डायग्राम की जगह लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कभी डॉट डायग्राम पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे कंपाउंड का जो है डॉट डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन का एक आएगा, 1 नंबर मिलेगा। ज्यादातर नाइट्रोजन पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है? H2O भी पूछा जाता है, CH4 पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? और पूछा जाता है आपका हाइड्रोजन भी पूछा जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखिए कितने सारे कंपाउंड है, 10। यहां से 1 नंबर तो पक्का, इसको आप लोग अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। ठीक है। यहां से 1 नंबर मिलने वाला है आपका पक्का। ठीक है। चलिए, अब डिफरेंस अब देख लीजिए, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस आ सकता है। अगर आ गया तो 2 नंबर आपका पक्का, क्योंकि 2 मार्क्स में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां से देखिए डिफरेंस आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा, या फिर न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन से आएगा, यहां से आएगा या वहां से आएगा। तो आने का चांस यहां से भी है, अगर यहां से आए तो यहां से 2 नंबर मिलेगा या वहां से 2 नंबर मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट और मेटालिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो 2 नंबर आपको मिलेगा ही। ओके। चलिए, अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए आयरन का जो ओर है कौन है? आयरन का ओर रेड हेमाटाइट। ठीक है। कॉपर का ओर कौन होगा? कॉपर का होगा आपका, बोले कौन होगा? कॉपर का ओर हो जाएगा आपका कॉपर पायराइट। एल्यूमिनियम का ओर कौन होगा? एल्यूमिनियम का ओर आपका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ओर कौन होगा? बोलिए, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। ठीक है। अच्छा, कॉइन यानी सिक्का, सिक्का किससे बनाया जाता है बताइए? सिक्का बनाया जाता है कॉपर से। इसके बाद क्या? डॉलियम। तो ये डॉलियम का क्या होगा? डॉलियम का हवाई जहाज के पुर्जे बनाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में जिंक को यूज किया जाता है। एग्जाम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए जो है किसी मेटल पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन के लिए क्या किया जाता है? जिंक को यूज किया जाता है। ठीक है। इसका मैग्नेटिक स्लैग यानी कि मैग्नेटिक रॉड। तो मैग्नेटिक रॉड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रॉड हो जाएगा आपका स्टील। ठीक है। तो यहां से पूछा जा सकता है। तो इस तरह का मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए, इसके बाद देखिए, ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब इसका मतलब ये नहीं कि बता चुका तो आप वीडियो नहीं देखेंगे, आप जो है चले जाएंगे। देखिए, आपको जरूरत है टॉपर बनने के लिए भी, और अगर कोई पास होना चाहता है उसके लिए भी। ठीक है। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है FeCrNic, ठीक है। इन बार का ये सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, यहां से 1 नंबर तो मिलेगा ही आपको। ठीक है। अच्छा, देखिए ये सब भी बता चुका हूं। आयरन का और क्या है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सेल्डराइट है, आयरन पायराइट है। कॉपर का क्या होगा? कॉपर पायराइट। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहां से आपको 4 नंबर मिलने वाला है, 4 मार्क्स। तो 15 तो क्रॉस हो गया ना? क्या 15 चाहिए ना पास होने के लिए? 10 नंबर तो प्रोजेक्ट से मिलेगा आपको स्कूल की तरफ से। तो 15 और 10 कितना हो जाता है? 25। पास होने के लिए कितना चाहिए? 25 मार्क्स चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए, तो देखिए ये जो कॉलम है ना, कॉलम से 4 नंबर आपको मिलेगा ही। कॉलम अच्छे से देख लीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। इसका सोल्यूशन आप लोगों को दिया हुआ है। ये मैं कुछ कॉलम दिखाने वाला हूं, इन्हीं से ही पूछा जाएगा, इन्हीं से ही पूछा जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 3 अगर मैच हो गया, 4 हो गया, पर मैच करना होगा 4, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, लेफ्ट में 4 हुआ, राइट में 4 हुआ। अगर 3 मैच कर लिए तो चौथा अपने से कर लेंगे। ठीक है। चलिए, देखिए ये कॉलम और ये कॉलम अच्छी तरह से देख लीजिए, मैच किया हुआ है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं।
देख लीजिए, देख लीजिए। ओके, तो यहां से आपको 4 नंबर पक्का मिलने वाला है। अगर आपको और भी मार्क्स चाहिए, ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट और मेटालिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस जानना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जानना है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बीच में जानना है, डिफरेंस रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस जानना है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस जानना है, सन में जो है यानी स्टार में, सूरज में कौन सा रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। ओके, और अगर पूछा जाए एटम बनाया जाता है जो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, फिजन। और एटम बनाने के लिए कौन सा आइसोटोप को यूज किया जाता है, यूरेनियम 235, इसको यूज किया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, कंपैरिजन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पिछली बार पूछा गया लेकिन इस बार दूसरे हिसाब से पूछा जा सकता है। देखिए, अल्फा का मास सबसे ज्यादा होता है, बीटा का अल्फा से कम, गामा का सबसे कम। अल्फा का आयनियन पावर सबसे ज्यादा होता है, बीटा का कम, और गामा का ना के बराबर यानी सबसे कम, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर। अल्फा जो है इसकी स्पीड कम होता है, बीटा की स्पीड अल्फा से ज्यादा, गामा की स्पीड सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा यानी इनहराफ होगा, डेविएशन होगा, वो बीटा होगा, अल्फा से भी ज्यादा होगा। अल्फा मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा कम डेविएट होगा, बीटा अल्फा से ज्यादा होगा, गामा नहीं होगा क्योंकि इसका चार्ज नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोगों को जानना है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अगर पूछा जाए जेट प्लेन किस लेयर से आना जाना करता है, तो हो जाएगा आपका कौन सा लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, पूछा जाता कभी अगर ऊंचाई बढ़े ट्रोपोस्फीयर में तो टेम्परेचर में क्या असर पड़ेगा, तो देखिए ट्रोपोस्फीयर में अगर ऊंचाई बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और मेसोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और थर्मोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसके बाद एक्सोस्फीयर में बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। तो ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। पहले अगर हम लोग ऊंचाई बढ़ाएंगे यानी एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट लेयर जो है वो थर्मोस्फीयर है, सबसे ठंडा लेयर जो है वो मेसोस्फीयर है। पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो लेयर है, मास ज्यादा डेंसिटी ज्यादा मास वाला लेयर, वो ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोनोस्फीयर पाया जाता है, ओजोनोस्फीयर में ओजोन गैस होते हैं जो सूरज से आने वाले यूवी रे को रोकता है। पूछा जाए सूरज से आने वाले यूवी रे को कौन रोकता है, तो ओजोनोस्फीयर। ठीक है, क्या ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, हाँ ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन परत को कौन बर्बाद करता है, तो सीएफसी बर्बाद करता है, ये बर्बाद करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। सीएफसी का पूरा नाम क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का दूसरा नाम फेरियन। ठीक है, पूछा जा सकता है। थर्मोस्फीयर सबसे हॉटेस्ट लेयर है। ठीक है, मेसोस्फीयर सबसे ठंडा लेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में जेट प्लेन आना जाना करता है, एयरक्राफ्ट, जेट प्लेन। ट्रोपोस्फीयर यहाँ पर मौसम की तब्दीली होती है, बारिश होती है, आंधी तूफान वगैरह होता है। ओजोन डिप्लेशन के बारे में जानना, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन के परत के बर्बाद होने के प्रोसेस को, अमल को क्या कहा जाता है, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन होल जहां पर ओजोन परत कमजोर हो गया, पतला हो गया, उसको ओजोन होल कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको जानना है, ग्लोबल वार्मिंग जानना है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट जानना है, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन जानना है। ठीक है, अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म जानना है, R इक्वल टू 2F जानना है, PV इक्वल टू NRT जानना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट करंट जानना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानना है, एम्पियर स्विंगिंग रूल जानना है, बार्लोस व्हील इसके बारे जानना है, एसी करंट डीसी करंट के बारे जानना है कि अगर करंट का डायरेक्शन बदल जाए तो बार्लो व्हील का डायरेक्शन क्या होगा, या दोनों अगर बदल जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बार्लोस व्हील पर, वो आपको जानना है। ठीक है, बार्लोस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैलेस लॉ, यहाँ से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल से पूछा जाएगा, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडल पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, डुबरेनियर ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा जाएगा। ठीक है, ये चारों लॉ में से कोई लॉ पूछा जाएगा, तो अगर देखा जाए आपका 25 से ज्यादा नंबर आएगा। अब जो है, अब मैंने जितने भी सारी चीज बताया, अगर इन सभी को करेंगे तो आपका जो है 25 नंबर से ज्यादा आ जाएगा, आने का चांस हो जाएगा 40 से 50 के आसपास। 40 नंबर तो आएगा ही, 40 से 50 के आसपास आएगा। अब और भी चीज, अभी रुको, देखिए हमारे चैनल पे आपको आना है, वैसे भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वीडियो सेक्शन है, शॉर्ट्स है, लाइव है, पॉडकास्ट है, प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको जाना है। देखिए, आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाना है, डोंट वरी, पास करना है, डोंट वरी, सबके लिए बंदोबस्त है, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट फिजिकल साइंस की क्लास 10, देखिए यहाँ पर देखिए कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो जो है 40 मिनट के है, उसके बाद सेकंड पार्ट उसका है 26 मिनट का, उसके बाद आपका एटॉमिक न्यूक्लियर देखिए 48 मिनट का है, उसका और एक पार्ट है 42 मिनट का, इसके बाद पीरियोडिक टेबल पे वीडियो है 1 घंटा 10 मिनट का, इसके बाद आपका जो है पीरियोडिक टेबल पे और एक वीडियो है 1 घंटा का। ठीक है, इसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है 1 घंटा 42 मिनट। हाँ, देख के डरिए मत, इस पर और भी वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 22 मिनट का, पॉलीमर पे है देखिए, आइसोमरिज्म पे है, पॉलीमर पे है 36 मिनट का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देखिए, बच्चे लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए, अच्छा आप लोग हिंदी समझ पा रहे कि नहीं, मैं जो बोलता हूँ समझ पाते कि नहीं? हाँ, अगर पाते हैं तो इन वीडियोस को देखिए,
सारा आंसर आप खुद कर लेंगे, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं लगेगा। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, आप लोग इतने सारे कमेंट के सर फिजिकल साइंस में कैसे पास होंगे, फिजिकल साइंस सब्जेक्ट में कैसे पास होंगे सर, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आज आप लोगों को इतने सारी चीज बताऊंगा कि आप लोग जो है फिजिकल साइंस जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उस दिन आपके फेस में एक अलग स्माइल होगा कि हाँ 8 बार क्लासेस में सब कुछ बता दिया, अब तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो सब कुछ करके आया हूं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियोस है, देख लीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट डिफिकल्ट लग रहा है, देखिए वीडियोस, ओम्स लॉ वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए लाइट पर वीडियो है। तो अगर आप देखिए ये सारे वीडियोस को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको फिजिकल साइंस आज के बाद दिक्कत नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा। क्या लगेगा? डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, वैसे वीडियो काफी लेंथी हो गई है और बताना भी जरूरी है, नहीं बताने से तो होगा नहीं। देखिए मान लेते हैं इन सभी वीडियोस का जो लेंथी है, यानी कि सभी वीडियोस का टोटल टाइम है, मान लेते हैं कितना, 30 घंटा। वैसे भी 30 घंटा होगा नहीं, 30 आवर्स है, ठीक है। और आपका लगभग एग्जाम जो होने वाला है, बोर्ड होने वाला है, आपका पेपर कब होगा, लगभग जो है आपका बोर्ड होने वाला है, इधर कितना दिन हो गया, आज कितने तारीख है, आज है आप लोगों का हाँ 40 डेज का, 40 डेज नहीं है, 35 डेज पकड़ लेता है, चलिए। तो 35 डेज है, तो 35 डेज है, 35 डेज में वन डे कितना होता है, 24 आवर्स का। चलिए 8 घंटा सोएंगे, 8 घंटा घूम लेंगे, 8 8 16, कितना बचा आपके पास, बचा 8 घंटा, है ना। तो 8 घंटा जो बचा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में से 40 का 0, 8 या 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो 280 घंटा है। तो 280 घंटा में से 30 घंटा 30 आवर्स आपको कहां देना है, फिजिकल साइंस में पूरे वीडियोस को देखने के लिए देना है। अगर ये 30 आवर्स फिजिकल साइंस में दे दिया आप लोग, अगर जो पहले देखा तो उसको तो नहीं देना है, अगर आप लोग दे दिए 30 आवर्स ना, फिजिकल साइंस पास कैसे होंगे ये आपको और सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 30 घंटा सिर्फ यहां पर दे देने से, आप 30 घंटा एक ही दिन तो नहीं निकाल सकते हैं, अभी आपके पास बहुत दिन टाइम है, 35 दिन के आसपास, 35 डेज के आसपास टाइम है। तो आप लोग एक दिन में अगर 2-3 वीडियो देखते हैं तो कुछ ही दिनों में, ज्यादा वीडियोस नहीं है, कुछ ही दिनों में जो है कंप्लीट करेंगे। एक दिन में आप 4 वीडियो 5 वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको फिजिकल साइंस एकदम पानी की तरह लगेगा। फिजिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों को समझना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो कैसे होगा, कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि सर वीडियो बनाइए, मैं इसलिए बना रहा हूं, लेकिन सब चीज को लेके बना रहा हूं, सब चीज को दिखा रहा हूं। और एक चीज, जब ये सब चीज, ये सारे वीडियोस देख लीजिएगा तो इसको अप्लाई कहां करेंगे, जो नॉलेज होगा आपका वो अप्लाई कहां करेंगे, आइए अप्लाई कहां करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर और भी एक प्लेलिस्ट है जो कि माध्यमिक 2025 फिजिकल साइंस चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यहां पर आपको अप्लाई करना है। देखिए जब वो सारे वीडियोस देख लेंगे तो ये सब वीडियोस देखने में मजा आ जाएगा आपको। पार्ट 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर 1 पे है, चैप्टर 2 पे है, चैप्टर 3 पे है, सारे चैप्टर पे है। जितने चैप्टर है उतने चैप्टर पे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एससीक्यूज क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, जो वीडियोस आप लोग देखेंगे, मान लीजिए अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो देखा तो यहां पर उसको अप्लाई कीजिए, है ना। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है फिजिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के या दूसरा सब्जेक्ट को लेकर के कैसे पास होंगे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो है नोट्स तैयार कर चुके हैं। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग नोट्स को ले लेंगे तो पास होने से तो बिल्कुल नहीं डरना है और अच्छे मार्क्स भी आपका आ जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है, आप लोगों को इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 8250832952। मिनिमम प्राइस में नोट्स आपको मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। ओके, क्या करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को कांटेक्ट करना है। मिनिमम प्राइस में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। अगर नोट्स को परचेज कर लेंगे तो आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता या पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आपको नहीं कहता हूं कि हमारे नोट्स को परचेज कीजिए, अगर आपको लगता है तो जरूर कीजिए, नहीं लगता है तो अगर आप इन वीडियोस के जरिए कर पाएंगे तो कर लीजिए, अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक चीज देख लीजिए, हमारे कितने सारे वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं, आप लोग देखते नहीं है ना। चलिए देख लीजिए, तो बहुत सारे वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों को जो है, हम लोग को टॉपर बनना है। तो देखिए इन वीडियोस को देखिए, कितने सारे वीडियोस हैं। हम लोग पास होने के लिए सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग। चलिए थैंक यू सो मच, उसी ऑल द बेस्ट।